हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल यू लवली ट्यूटर। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का वन शॉर्ट वीडियो। अब इस पूरे वीडियो में हम पूरा चैप्टर का कंक्लूजन और पूरे चैप्टर को वन शॉट हम देखने वाले, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी देखा है एक एक पेज करके अच्छे तरीके से पूरा डिटेल वे में हमने किया है। टाइम लगा है, ठीक है, अगर उसको पूरा ऐड कर ले तो मोर देन 3 आवर्स लगा है, बट बहुत डिटेल सीखे, इतना कोई डिटेल से नहीं बताता है, ठीक है। इफ यू वांट टू कवर लाइक 100 आउट ऑफ 100 तो वो तो आपको वॉच करने ही करने हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले वन शॉट का, जैसे कि एग्जाम है आपका, तो एग्जाम के समय में आपको जल्दी से जल्दी रिवाइज करना, तो ये बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए, ठीक है। बहुत ईजी समझाने वाले, हर चीज समझाएंगे, ठीक है। तो वेरिएशन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में हम देखा कि हमको क्या क्या जानना है, पहले हम ये समझते, तो हमको समझना है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में कैसे कैसे पीपल जो होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, क्या क्या मेथड है ना, जो हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते, समझ सकते। काउंट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंटेलिजेंट बिहेवियर क्या होता है वो हम बात करेंगे। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं किस तरीके से इंटेलिजेंस को एक्सेस करते हैं, और मेंटली चैलेंज और गिफ्टेड इंडिविजुअल्स में क्या अंतर होता है, ठीक है। फिर हम डिफरेंट मीनिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स के बारे में समझे कि इंटेलिजेंस जो होता है इसका डिफरेंट कल्चर में क्या क्या, अलग अलग कल्चर में क्या क्या इसका मीनिंग होता है, तो अलग अलग मीनिंग होता है। हमने बात की वेस्टर्न और इंडियन के बारे में। फिर हम डिफरेंस देखेंगे इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड में क्या अंतर होता है, ठीक है। हमारा पूरा की पूरा कंटेंट दिया हुआ है कि पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, फिर असेसमेंट करेंगे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का, इंटेलिजेंस को देखेंगे, थ्योरी समझेंगे, हमारा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, पास मॉडल, इंडिविजुअल डिफरेंस समझेंगे, इंटेलिजेंस में क्या होता है, वेरिएशन इंटेलिजेंस, ये बॉक्स हम समझेंगे। फिर कल्चर इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, इमोशन इंटेलिजेंस के बारे में, फिर स्पेशल एबिलिटी एंड क्रिएटिविटी के बारे में पूरे के पूरे अच्छे से हम सब जानने वाले हैं। इंट्रोडक्शन वाला ज्यादा कुछ खास नहीं, इसमें से ये बताया कि अगर ऑब्जर्व करेंगे अपने क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, तो आपको मिलेगा कि हर पर्सन डिफर करता है, उसके कैसे परसीव करते हैं, कैसे लर्न करते हैं, कैसे सोचते हैं, ये सब डिफरेंट होता है, और वो कैसे परफॉर्म करेंगे वो भी बहुत डिफरेंट होगा। तो ये आपने समझा। क्लास 7 में आपने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में समझा था कि ह्यूमन बिहेवियर को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि सब में डिफरेंस रहते हैं, सब पर्सन यूनिक होते हैं, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको पता होते हैं। टाइम ऑफ गैल्टन के समय भी स्टडी सब होता था। पॉपुलर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी इसमें किए गए कि इंटरेस्ट साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं बहुत इंटरेस्टफुल होते हैं कि इंटेलिजेंस को समझने के लिए, तो उसके बारे में हमने देखा कि किस तरह इन्वायरमेंट के मतलब इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं। तो पहला हमारा टॉपिक था एक तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। तो इसमें क्या है कि इंडिविजुअल वेरिएशन क्या होता है, जो बहुत कॉमन होता है। वेरिएशन क्या होगा, जैसे कोई कलर है, ये सब में डिफरेंसेस आपको पता होती है। हम जानते हैं अगर आप एक ही चीज को देखते रहोगे, जैसे कि अगर पूरा की पूरा धरती ब्लू कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, क्या आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यही चीज है कि इसमें डिफरेंसेस होते थे। वेरिएबिलिटी एक फैक्ट है हमारा नेचर का, जहां पर इंडिविजुअल्स के एक्सेप्शन नहीं है, उसमें फिजिकल और साथ ही साथ में साइकोलॉजिकल डायमेंशंस में भी डिफरेंसेस होते हैं। फिजिकल मतलब कि हाइट में, वेट में, स्ट्रेंथ में, हेयर कलर में, तो आपको देखिए कि सब पीपल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कोई लंबे होंगे, कोई छोटे होंगे, कोई नाटे होंगे, एक्सेट्रा। साइकोलॉजिकल में देखेंगे कोई पर्सन बहुत डल होता है, ठीक है, कोई पर्सन डोमिनेंट होता है, कोई पर्सन बहुत सबमिसिव होता है, कोई पर्सन क्रिएटिव होता है या कोई पर्सन क्रिएटिव नहीं भी होता है। तो ये सारी चीजें आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि पर्सन इंडिविजुअल्स आर ओन लेवल यूनिक, ठीक है। अब यहाँ बोला गया कि डिफरेंट ट्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं एक डिग्रीज पे, मतलब एक बोल सकते हैं कि डिग्री ट्रेट्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि दो तरीके से आते हैं, बताया जाता है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कि जेनेटिकली ट्रेट्स भी आते हैं जो हम उसको यूनिक भी बनाते हैं, ट्रेट्स के द्वारा भी होते हैं। अब इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बात किया गया कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि डिस्टिंक्टनेस एंड वेरिएशन अमंग द पीपल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न। उस पीपल का वेरिएशन आपको दिखेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में और बिहेवियर में भी। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जो बिलीव करते हैं कि जो पर्सन का बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस होता है पर्सनल ट्रेट्स पे। पर्सनल ट्रेट्स मतलब उसके खुद मतलब एक जेनेटिकल वे में। बट कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि नहीं,
वो सिचुएशन फैक्टर्स से भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है, इसको हम कहते हैं सिचुएशनिज्म। अब सिचुएशनिज्म में ये चीज था कि जैसे कि अगर कोई एग्रेसिव पर्सन है बट उनके सामने उनका बॉस तो वो शांत रहेंगे, ठीक है, तो उनका उनका एक पर्सनालिटी बदल जाएगा क्योंकि सिचुएशन अलग है। सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर को देखता है ज्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिलेट करके। समझ में आ गया? चलिए अब हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। पहले हम असेसमेंट करेंगे तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट होता क्या है, ये बहुत सिंपल फेनोमेना होता है, इसमें एक टाइम टेकन टू रिएक्ट स्टिमुलस बोल सकते हैं, रिएक्शन टाइम बहुत सिंपल होगा, ग्लोबल इतना सिंपल जैसे हैप्पीनेस बोल देते हैं तो वो चीज, लेकिन इसको काउंट करना बिल्कुल इजी नहीं है और इसका नंबर स्पेसिफाई करना आसान नहीं, लेकिन असेसमेंट कर सकते हैं असेसमेंट की हेल्प से। ठीक है, असेसमेंट क्या पहला स्टेप है, अगर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझना तो असेसमेंट ही पहला स्टेप है। और असेसमेंट मेजरमेंट कर सकते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के इंडिविजुअल्स पे भी और उसका इवैल्यूएशन, उसका रिजल्ट कैसे होगा, बहुत सारे मेथड का यूज करके, कंपैरिजन का ये सब चीजें यूज करके, एग्जांपल भी दिया हुआ है। ठीक है, कि हरीश है जो डोमिनेंट पर्सनालिटी का है तो उसमें डोमिनेंस हो रहा है तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं दो हेल्प से, इनफॉर्मल भी कर सकते हैं, फॉर्मल भी कर सकते हैं। फॉर्मल असेसमेंट क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनफॉर्मल में केस टू केस वैरी करता है, मतलब उसमें सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है। साइकोलॉजी जो ट्रेन होते हैं वही फॉर्मल असेसमेंट कर सकते हैं और उसके हेल्प से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे बढ़ के वो क्या बन सकता है। तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हरीश का अगर डोमिनेंट व्यू चलता रहा तो हो सकता है वो आगे चल के एक अथॉरिटेटिव लीडर बने, तो ये हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इतना पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो सफल ना भी हो पाए क्योंकि उसका नहीं, वो उसका फैमिली उस तरीके से ना हो, तो ये भी हो सकता है। जो पोरली मोटिवेटेड पर्सन होता है तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसका इंटरेस्ट और प्रेफरेंस से भी हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है उसका इंटरेस्ट ना हो, उसका प्रेफरेंस ना हो, तो उसमें वो नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं आगे बढ़ सकता है, भले वो डोमिनेंस क्यों ना हो, तो ये चीजें हो सकती है। अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होते हैं, यहाँ पर हमने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट समझा, फिर असेसमेंट, बट इसमें साइकोलॉजिकल प्लस असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट आ जाता है। ये सिस्टमैटिक टेस्टिंग को यूज करते हैं ताकि एबिलिटीज को इवैल्यूएट कर पाए, बिहेवियर को इवैल्यूएट कर पाए और जो इंडिविजुअल में पर्सनल क्वालिटीज है उसको भी हम इवैल्यूएट कर पाए। ये हमारा था असेसमेंट का। अब कुछ को डोमेन्स होते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट कोई यूनिडायमेंशनल नहीं होते, कोई एक लाइन तरीके से नहीं होते, बहुत मल्टी डायमेंशनल होते हैं। यहाँ पर दिया हुआ भी मल्टी डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, अगर इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर एट्रीब्यूट जो होते हैं कैटेगरी किए गए बहुत सारे डोमेन्स के हिसाब से, इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड और भी आगे। इंटेलिजेंस क्या होता है, ग्लोबल कैपेसिटी है कि आप पूरी दुनिया को समझ सकते हो, आप राशनली सोच सकते हो और अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो इफेक्टिवली, अब जब भी आपको प्रॉब्लम हो तब भी। और ग्लोबल और इंटेलिजेंट टेस्ट भी होता है जो ग्लोबल मेजर होता है ताकि आप कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को समझ सके और मेजर कर पाओ और प्रॉफिट, स्कूलिंग, ये सब चीजें आप समझ सके कि हाँ स्कूल एग्जामिनेशन क्यों होता है। लेकिन जो पर्सन स्कूल में अच्छा करते इसका मतलब ये नहीं कि वो सक्सेस हो लाइफ में, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इंटेलिजेंस के बारे में देखा। एप्टीट्यूड क्या होता है, जो इंडिविजुअल का पोटेंशियल होता है, पोटेंशियलिटीज हो सकता है, उसी का हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि आगे चल के वो इंडिविजुअल कैसे बने, अगर उसका प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट ट्रेनिंग दिया जाए तो कैसे बन सकता है। तीसरा होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, इंडिविजुअल का प्रेफरेंस होता है, इसमें एक से उससे ज्यादा से वो एक्टिविटी में इंगेज हो सकता है क्योंकि उसके पास इंटरेस्ट है, वो कंफर्टेबली उसमें अच्छे से कर पाता है। ठीक है, पर्सनालिटी क्या होता है कि उसका एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक ही वही चीज है, सो कहते कि पर्सन का जो दूसरे से अलग बनाता हो। उसमें पर्सनालिटी का टेस्ट भी होता है एक्सेस करने के लिए कि उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हो सकता है वो डोमिनेंट हो सकता है, सबमिसिव हो सकता है, वो एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, ये सब चीजें इसमें पर्सनालिटी में आपको दिख जाएगी। पांचवे होते हैं वैल्यूज। वैल्यूज क्या होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं उनके आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर के बारे में, जो उनके एक्शन भी डील करते हैं कि कैसे वो करेंगे। डोमिनेंट वैल्यू पर्सन भी, पॉलिटिकल भी, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिकल भी। तो ये हमारा पूरा के पूरा डोमेन्स के बारे में था। अब इसमें असेसमेंट मेथड भी हम देखेंगे, जैसे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट ऐसे एक असेसमेंट मेथड है। ठीक है, और साथ ही साथ में एक इंटरव्यू, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन और सेल्फ रिपोर्ट भी होता है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, बहुत ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज मेजर होंगे जहाँ पे इंडिविजुअल का मेंटल और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाएगा। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं मेजर करने के लिए सारे के सारे एक तरीके से डायमेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को, जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इस सब चीज को डील करने के लिए, सब चीज को डेवलप और मेजर करने के लिए ये सब यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस, गाइडेंस, पर्सनल सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग सब चीजें यूज होती है। अब इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू क्या होता है, जब हम एक से दूसरे तक इन्वॉल्व सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, 1-to-1 बेसिस जो इंटरव्यू लेते हैं तो वो आपका इंटरव्यू होता है।
अब इसमें जैसे कि एग्जाम्पल इंटरव्यू क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में जैसे कि जो सेल्स पर्सन होता है वो डोर टू डोर ज्यादा सर्वे करता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, तो उसमें भी एक तरीके से इंटरव्यू हो ही जाता है, ठीक है। केस स्टडी क्या होता है, जो इन डेप्थ स्टडी हो इंडिविजुअल में उनकी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को लेके, इसमें साइको सोशल फिजिकल इन्वायरमेंट दोनों को दोनों होता है। ज्यादातर जो केस स्टडी होता है वो यूज होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। इसमें बहुत सारे डिफरेंट मेथड भी यूज होते हैं, सिर्फ वही नहीं, सिर्फ केस स्टडी इतना ब्रॉड होता है कि इसमें इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन आए, साइकोलॉजिकल टेस्ट, सारे के सारी चीजें होती है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन में आपको सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स होता है जो रिकॉर्ड कर सकता है। जैसे कि अगर मदर चाइल्ड इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करना है तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है कि अगर उसको पता चले कि कोई उसको पर्सन को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो अपना जो बिहेवियर होता है उसको वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेल्फ रिपोर्ट के बारे में। सेल्फ रिपोर्ट में क्या होता है, वही पर्सन को प्रोवाइड करता है साइकोलॉजिस्ट को या जो देख रहा हो, है ना, कि उसी को प्रोवाइड करता है उसको इन्फॉर्मेशन के बारे में। कैसे, तो उसको हो सकता है उसका क्वेश्चन दे या पर्सनल डायरी दे दे जानने के लिए, तो ये सब चीजें होती है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि क्या क्या हमने समझे, पहले रिपीट करते हैं। हमने देखा क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हमने देखा इंट्रोडक्शन किस तरीके से था, फिर हम देखा इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे होते हैं, वेरिएशन देखा, इंडिविजुअल डिफरेंस देखा, सिचुएशन देखा, ठीक है। अब असेसमेंट करेंगे तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट क्या होते हैं, असेसमेंट क्या होते हैं, फॉर्म एंड फॉर्मल्स, डोमेन्स के बारे में देखा, है ना, 5 डोमेन्स, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, वैल्यूज, असेसमेंट मेथड में साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, फिर केस स्टडी, फिर ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिपोर्ट, ठीक है। अब बात करने वाले इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस एक ऐसा की कंस्ट्रक्ट है जहां हम देखते हैं कि इंडिविजुअल डिफर कर सकते हैं एक दूसरे से, एक अंडरस्टैंडिंग का ही भाग होता है। साइकोलॉजिकल नोशन इंटेलिजेंस में बहुत डिफरेंट होता है, कॉमन, मतलब अगर जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजिकल क्या मत है और एक कॉमन सेंसिकल क्या मत है, दोनों में इंटेलिजेंस का अलग अलग मत है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखते हो कि जो पर्सन इंटेलिजेंट बोला जाता है उसमें आपको मेंटल अलर्टनेस दिखेगा, रेडी विट दिखेगा, क्विकनेस इन लर्निंग दिखेगा। एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक्सप्लेन किया है कि उनके हिसाब से कैसे इंटेलिजेंस होता है, परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग, सब चीजें होती है। एंड और अर्ली इंटेलिजेंस में अल्फ्रेड बाई ने सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने इंटेलिजेंस को एक तरीके से कॉन्सेप्ट में लाया था। इंटेलिजेंस को पता है कि ये एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल, रीजन वेल होता है। फिर वेस्लर आए तो उन्होंने बोला कि हम फंक्शनैलिटी पे डील करते हैं, इसमें ग्लोबल एग्रीगेट कैपेसिटी होता है इंडिविजुअल को, ताकि वो रैशनली सोच सके, पर्पसफुली अपना काम कर सकते और इफेक्टिवली कर सकते अपने इन्वायरमेंट में। फिर गार्डन स्टर्नबर्ग कहते हैं, जो सजेस्ट करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अडाप्ट नहीं करता, इसमें उसको मॉडिफाई भी करता है, तो ये गार्डनर ने कहा था, ठीक है। तो ये आपका पूरा इंटेलिजेंस के बारे में होता है। तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी याद होना चाहिए, अल्फ्रेड बाइनेट याद होना चाहिए, वेस्लर याद होना चाहिए और गार्डनर स्टर्नबर्ग भी याद होना चाहिए, ठीक है। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस बात करते हैं। थ्योरीज के बारे में बात करते हैं, 2 थ्योरी होते हैं, साइकोमेट्रिक अप्रोच और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच मतलब जो एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज हो जिसको हम एक सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी में गिन सकते हो। और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या होता है कि जब इसमें इंटेलेक्चुअल रीजनिंग के बारे में हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हो, है ना, इसमें ज्यादातर स्ट्रक्चर के बारे में फोकस नहीं किया, लेकिन साइकोमेट्रिक अप्रोच में हम स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, बट इसमें स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए कॉग्निटिव फंक्शन को स्टडी करते हैं, कौन, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। 2 टाइप्स होते हैं, दोनों को ध्यान देना है। फिर सबसे पहले अल्फ्रेड बाइनेट का थ्योरी था जिन्होंने कॉन्सेप्ट फॉर्मलाइज किया था इंटेलिजेंस को। इनका मतलब यही था कि पहले इनसे पहले अल्फ्रेड बाइनेट से भी पहले जो थे तो उनके भी पहले बहुत फिलोसफिकल ट्रेडिशन में था, लेकिन जब ये आए तो उन्होंने एक अलग तरीके से दिया। इन्होंने एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज दिया, जहां पर बोलते हैं कि बहुत सिंपल दिया कि पहले तो सिर्फ और सिर्फ हम डिफरेंशिएटिंग मोर इंटेलिजेंस, मतलब या तो किसी पर्सन का मोर इंटेलिजेंस हो सकता है या फिर कम हो सकता है, तो इन्होंने ये दिया। इसको यूनि और वन फैक्टर थ्योरी कहते हैं। यूनि वन फैक्टर थ्योरी टाइप, अगर बात की टाइप किसका है तो हमारा साइकोमेट्रिक अप्रोच का है, ठीक है। 1927 में चार्ल्स पीएमएन ने प्रपोज किया 2 फैक्टर थ्योरी, जी और एस फैक्टर, स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करके, जिसको कहते हैं फैक्ट एनालिसिस। इसमें यही था कि जनरल फैक्टर मतलब क्या होता है कि जो चीजें जनरल हो, प्राइमरी सब में हो पाई जाए, लेकिन एस फैक्टर हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जैसे कि सिंगिंग, सबको कोई सिंगिंग में आता है, म्यूजिकल में एक पर्सन का सिंगिंग इतना अच्छा से आता है कि वो कंपटीशन में जीतते आ रहा है, तो हो सकता है उसका जनरल फैक्टर हो वही चीज, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमारे लिए लुईस थर्नर आते हैं। लुईस थर्नर अब स्परमैन के बाद लुईस थर्नर आते हैं जिनमें प्रपोज किए थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आते हैं, ठीक है। कौन कौन थे हमारा, हमने कैसे याद किया था, VNS, PW
और MI, है ना। इस तरीके से हमने याद किया था। VNS भी याद हो जाता है, PW तो पता ही है, IMI। तो इस तरीके से हमने याद किया था। आई होप यू हैव थिंक। वर्बल होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, स्पेशल होते हैं, परसेप्चुअल होते हैं, वर्ड फ्लुएंसी होते हैं, मेमोरी, इंडक्टिव रीजनिंग। वैसे तो हम डिटेल वीडियो में बहुत अच्छे से किया है, बट इफ अगर आपको कल एग्जाम है तो क्यों रिवीजन के लिए हमने जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का कोशिश किया है। आई होप यू लाइक इट। अब यहाँ पर अर्थोजेनेसिस याद है, दो एक तरीके हायरार्की मोड ऑफ इंटेलिजेंस दिया था। इसमें दो लेवल्स के बारे में बात की, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 मतलब एसोसिएटिव लर्निंग होता है, जहाँ पर आउटपुट जो होते हैं वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं इनपुट से। जैसे कि एग्जाम्पल है, टीचर जिन्होंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया, ठीक है, स्टूडेंट को दिया, तो स्टूडेंट ने हो सकता है सेम इन्फॉर्मेशन लिया हो या फिर हो सकता है कम या ज्यादा हो। लेकिन लेवल 2 में क्या होता है, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। टीचर ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया बट आपने उतना डिटेल में उसमें घुस गए। मैम एक तरीके से कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस में एक हायर स्किल में लिया है कि आपने एक इफेक्टिव आउटपुट मतलब बहुत ज्यादा आपने उसका निकाल दिया, ठीक है। इनपुट उतना नहीं मिला बट आउटपुट आपने बहुत एक्सेस मिला दिया, ये चीज होता है, ठीक है। जेपी गिलफोर्ड में स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दिया था, इसमें 3 डायमेंशन थे, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ऑपरेशन सब याद करने का रहता है, हमने डिटेल वीडियो में आपको बताया भी था कैसे याद करना। तो उसमें क्या क्या होता है, कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट, कॉन्वर्जेंट, इवैल्यूएशन। कंटेंट में क्या होता है, जो नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड होते हैं एक तरीके से, तो इसमें विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल होते हैं। प्रोडक्ट में क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होता है रिस्पोंडेंट के द्वारा, जिसमें 6x5x6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 180 सेल्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि किस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। ईच फैक्टर डिस्क्राइब 3 डायमेंशन में करते हैं। ये सारी जो चीजें हैं वो साइकोमेट्रिक अप्रोच के बारे में था, ये पूरा की पूरा। हमने 1 फैक्टर थ्योरी के बारे में समझा, हमने 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में समझा जो 1957 पीएमएन के, फिर उनके बाद जो है ड्यूस हैनस्टोन थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, फिर अर्थोजेनेसिस जो लेवल 1 लेवल 2 के बारे में बात की हमने, हायरार्की ऑफ मोड ऑफ इंटेलिजेंस, फिर हमारा जीपी गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल के बारे में हमने ये पूरा अच्छे से डील कर लिया, ठीक है। अब बात करने वाली थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुत ईजी है। इसमें एक ही हॉवर्ड गार्डनर ऐसे पर्सन थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था। इन्होंने क्या, इंटेलिजेंस को एक सिंगल एंटिटी नहीं है, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस मतलब एग्जिस्ट होते हैं जो इंडिपेंडेंट ईच अदर के होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है इसके बाद दूसरा टाइप ऑफ इंटेलिजेंस भी ज्यादा होगा, अगर वो ज्यादा है तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल में जैसे कि दिया हुआ लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशल, म्यूजिकल, बॉडी किनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। याद ना कीजिए, हम आपको एक डिटेल लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है, लैंग्वेज के बारे में, वर्ड के बारे में, वर्ड स्मार्ट होते हैं, सिंपल से आपको ये समझना होगा। लॉजिकल मैथमेटिकल क्या होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्व अच्छे से कर पाए, इसके मैथमेटिकल होता है, जो साइंटिस्ट जो नोबेल प्राइज विनर होते हैं वो होते हैं। और लिंग्विस्टिक में कौन होते हैं, पोएट और पोएट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं। स्पेशल में क्या होते हैं, जो एक फॉर्म विजुअल इमेजेस बना सकते हैं। एग्जाम्पल हमने बताया था कि पायलट्स होंगे, सेलर्स हो गए, ये ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो स्कल्पचर्स पेंटर्स करते हैं, तो उनमें एक तरीके से एक विजन होता है कि कैसे अच्छा लगेगा। फिर म्यूजिकल होते हैं, जो म्यूजिक से नया रिदम बना सके, अच्छा लगने सके। बॉडी किनेस्थेटिक भी होते हैं, जहां पर आपको समझ में आता है कि कितना फ्लेक्सिबली वो यूज करते हैं अपने बॉडी को। इंटरपर्सनल मतलब दूसरा का जो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स बिहेवियर, ठीक है, उसके बारे में कैसा क्यों है, ये सब चीजें जो साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर्स, रिलीजियस लीडर होते हैं। इन तरफ जो अपना समझ सके, अपना जो होते हैं वो उसमें जिसकी स्पिरिचुअल लीडर्स उसमें एग्जाम्पल है, फिलोसफर्स में एग्जाम्पल जो अपना इंट्रापर्सनल में समझ सके, अपना फीलिंग को समझ सके। नेचुरलिस्टिक मतलब नेचुरल वर्ल्ड को समझ सके, है ना, फ्लोरा, फौना एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चीजें हमने समझी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के द्वारा बाय हॉवर्ड गार्टनर, ठीक है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन में भी आते हैं। अब ट्रियार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में क्या है, ये हम किसके द्वारा दिया गया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया हुआ 1985 में। इन्होंने बताया कि एक एबिलिटी होता है अडैप्ट, सेव और सेलेक्ट, 3 चीज, अडैप्ट, सेव और सेलेक्ट, एस तरह आप याद कर सकते हो। इसमें वो अकम्प्लिश करते हैं अपने गोल्स को और उनके मुताबिक तीन तरीके हम डिवाइड कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन, एक्सपेरिएंशियल एंड कंटेक्चुअल, जो आगे बात करेंगे। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, इसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो एनालिटिकली क्रिटिकली सोचता है, वो अपने स्कूल्स में एक तरीके एकेडमिक, मोस्टली एकेडमिक में सक्सेस पाता है। इसमें 3 डिवाइड करते हैं, नॉलेज एक्विजिशन, मेटा और परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है, नॉलेज एक्विजिशन मतलब कि नॉलेज को लेना, इनकोड करना, ठीक है, और मेटा मतलब कि इसको कंट्रोल या मॉनिटर करना, तो परफॉर्मेंस मतलब उसको परफॉर्म कर देना, सिंपल से 3 चीज के बारे में। एक्सपीरियंस मतलब जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी इसको कहते हैं, जिसमें पास्ट एक्सपीरियंस हम सीखते हैं, कुछ जानते हैं, डिस्कवर भी कहते हैं उसको हेल्प से, ठीक है। बॉक्स को भी आपको याद रखना है फॉर यू बेटरमेंट, ठीक है। अब कंटेक्चुअल क्या होता है, ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को कहते हैं, जिसमें हम इन्वायरमेंट डील करते हैं,
इसको उस व्यक्ति को हम स्ट्रीट स्मार्टनेस भी कहते हैं और बिजनेस सेंस भी कहते हैं, जो कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है। वो लोग सक्सेसफुल भी होते हैं बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो एक तरीके से उस चीज को वो कंट्रोल कर पाते हैं, इन्वायरमेंट को अडेप्ट भी कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रियाकी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग 1985। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ वी विल टॉक अबाउट पास मॉडल। पास मॉडल क्या है? पास मॉडल जो होता है, नाम तो पास मॉडल है, पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर एस एस एंड देन फिर पी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया? जेपी दास, जैक नेग्रेरी एंड किर्बी 1984। यू हैव टू रिमेंबर दिस। में 3 लॉजिकल यूनिट्स होते हैं, एक अरोजेटेशन, साइमल्टेनियसली सक्सेसिव और एक प्लानिंग। ठीक है, अब अरोजेटेशन में क्या होता है? कोई ऐसी चीज हो कि आपको एग्जांपल हम देते हैं, जैसे कि आपको कोई चुट्टी काटा तो आपको पूरा अरोज हो जाता है, आपको बॉडी में, आपके दिमाग में जाता है, तो है ना, जब नर्व सिस्टम जाता है फिर दिमाग में चल जाता है कि अरे हाँ कोई हमको छुट्टी काटा, तो वही होता है ऑप्टिमल लेवल ऑफ अरोजल फोर्सेस, एक तरीके से फोकसेस कर जाती है कि क्या चीजें हुई। तो अगर एग्जांपल आपको बताते, जैसे कि कल आपका एग्जाम, पता चले कल आपका एग्जाम है और आपका फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, ठीक है, तो आपको एक अरोज जाएंगे, अरे बाप रे कल मेरा एग्जाम है, तो आप अरोज्ड हो जाओगे, तो वही चीज अरोजल अटेंशन हो जाता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली और सक्सेसिव में क्या होता है? साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है कि वो चीजें जब आप उसका मीनिंगफुल के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से उसको लाइन बाय लाइन करो। ठीक है, एग्जाम्पल है आरपीएम का। आरपीएम में क्या होता है? जैसे एक बॉक्स खाली है, अगर उसमें सिमिलर चीजें साइन बनी हुई तो उसमें भी वही साइन होगी, तो उसको हम उसको भर देते हैं, तो वो आपका आरपीएम वाला वही चीज होता है कि आप उसके मीनिंग के हिसाब से उसमें जाओ। साइमल्टेनियसली हो। सक्सेसिव क्या होता है? सीरियली, बस सीरियल। ठीक है, प्लानिंग में क्या होगा? लास्टली वो पोजीशन होता है प्लानिंग करने का, एसेंशियल फीचर्स होता है ऑफ कोर्स, तो प्लानिंग कर पाए, है ना, टारगेट को पहुंचने के लिए, सेट गोल को पहुंचने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग ही तो होता है। वही तो एसेंशियल फीचर इंटेलिजेंस का है, जो प्रोसेस हो पाए और एक्शन को अपना कर पाए, मॉडिफाई भी कर पाए। एग्जाम्पल है कि जैसे कि टेस्ट टीचर का था, तो अपने सेट को गोल को सेट किया, तो आपने प्लान किया, तो वही चीजें होती है, उसके बाद तो हो ही जाता है। ठीक है, पास जो होता है उसको ऑपरेट किया गया नॉलेज, इधर इसको हम फॉर्मली भी कर सकते हैं, इसको इनफॉर्मली कर सकते हैं। फॉर्मली कैसे होगा? रीडिंग से, राइटिंग से और एक्सपेरिमेंटिंग से लेकिन इनफॉर्मली कैसे होगा? इन्वायरमेंट से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर CAS के बारे में बात करेंगे। ये बहुत एक तरीके से दास नेग्लेडी के द्वारा दिया जाता है, बैटरी ऑफ टेस्ट है CAS, कॉग्निटिव एस्टिमेशन सिस्टम, जो वर्बली भी है नॉन वर्बली भी है, मेजर करने के लिए कॉग्निटिव फंक्शंस के बारे में, जो इंडिपेंडेंट स्कूलिंग हो गया, तो चीजें ये 5 से 18 साल की एज में ही एक तरीके से होता है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट होता है वो कॉग्निटिव, अगर कोई प्रॉब्लम है चिल्ड्रन में, डेफिसिट है कॉग्निटिव का, तो उसको पता चल जाता है, मतलब पता लगाने वाला एक तरीके से टेस्ट होता है। तो ये भी हमने समझा अबाउट पास मॉडल की क्या सारी चीजें थी। अब हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में। तो इसमें सिंपल से ये है कि इंटेलिजेंस जो होता है वो इंटरप्ले होता है बोथ नेचर और नर्चर। नेचर क्या है? एक तरीके से नेचर है जेनेटिकली, मतलब आपके जो जेनेटिक फादर है, मदर है, उनका भी कुछ को नेचर आप में आ जाता है। नर्चर क्या है? इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से भी आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। दो एग्जाम्पल दिया गया है, एक ट्विंस के बारे में दिया गया है, दूसरा आपको अडॉप्टेड चिल्ड्रन के बारे में दिया है। तो ट्विंस के बारे में क्या है कि एक ऐसा ट्विन है जो आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल मतलब कि उसका नेचर और नर्चर सेम हो, तो उसमें सिमिलैरिटी 0.90 होता है। दूसरा कि दोनों की पहले ही उसका नेचर सेम हो बट नर्चर अलग हो, मतलब इन्वायरमेंट अलग हो जाए, तो 0.72 आ गया। फ्रेटर्नल ट्विंस मतलब क्या होता है? जिनका नर्चर तो सेम हो बट नेचर अलग हो, मतलब जेनेटिकली जो होता है वो अलग हो, तो इनमें आपको 0.60 आ जाएगा। लेकिन अगर आपके ब्रदर सिस्टर का, भाई बहन का, सिबलिंग का, तो 0.50 आपको आ जाएगा। अगर वही भाई बहन जो होते, सिबलिंग जो होते, अगर वो डिफरेंट नर्चर में रहे, मतलब इन्वायरमेंट में रहे, तो उसमें कोरिलेशन 0.25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ने का है 0.60 नहीं है, 0.60, बिकॉज पॉइंट के बाद में आप 6 और 0 पढ़ते हो, अलग अलग पढ़ते हो। ठीक है, अगर हमने मिस यूज कर लिया तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे ही पढ़ना होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कि अब इसमें ये बोला गया कि जो चिल्ड्रन इंटेलिजेंस होते हैं वो ज्यादा सिमिलर होते हैं उनके जेनेटिक और फादर मदर से एज कम्पेयर टू अडॉप्टेड पेरेंट्स। बट यहाँ बताया गया कि ऐसा क्यों है या ऐसा बदल सकता है, ऑफ कोर्स बदल सकता है। एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे बच्चा था तो पहले जब अडॉप्ट किया गया तो उनका सिमिलैरिटी, बच्चा का सिमिलैरिटी ज्यादा जेनेटिकल फादर मदर पे था, बट जैसे समय बीता, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो वैसे अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स में ज्यादा कोरिलेशन बन गया। इतना इसका कहना था। ठीक है, इसमें सिंपल से कि जो हमारा इंटेलिजेंस है वो एक दोनों का दोनों प्रोडक्ट है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन का, हेरिडिटरी मतलब नर्चर और इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंटल नर्चर और हेरिडिटरी मतलब नेचर, दोनों का प्रोडक्ट होता है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे इंटेलिजेंस का असेसमेंट बात करेंगे, तो आपको इसमें डेट याद रखने हैं, 3 डेट इसमें मिली है। 0.5 में अल्फ्रेड बार्नेट एंड थियोडोर साइमन दोनों के दोनों फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट करते हैं इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, पहला। दूसरा 1908 में एक स्केल रिवाइज होता है, इसमें कॉन्सेप्ट आता है मेंटल एज का, जिसका मेंटल एज बताता है। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में क्या होता है। मेंटल एज मतलब उसका मानसिक वाला उम्र कितना होगा, और बायोलॉजिकल मतलब उसका जो बायोलॉजिकल ईयर है, मतलब क्रॉनिकल, उसको क्रोनोलॉजिकल ईयर भी कहते हैं, एज भी कहते हैं, तो वो कितना है। एग्जाम्पल हो सकता है, कोई बच्चा होता है जिसका जो दिमागी हो सकते हैं एज उसका 15 साल है, बट उसका बायोलॉजिकल 20 साल का है, तो उसमें कमी आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से भी होता है। तो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में आई होप यू हैव कम आउट कि भाई क्या चीज है। 1912 में विलियम स्टडी जो एक जर्मन साइकोलॉजी ने आईक्यू के बारे में बात की, आईक्यू को कैसे गिना जाता है, जब मेंटल एज को मुंह पर रखे फिर हम क्रोनोलॉजिकल एज को नीचे रखें इंटू 100 करें, ठीक है। इस तरीके से उसको हम निकाल सकते हैं, निकालने का प्रक्रिया भी हमने बताया था बहुत डिटेल वीडियो में, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये नॉर्मल कर्व क्या होता है। अब ये सब डिटेल में ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज की बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, और हमने अच्छे से डिटेल में बात किया भी है कि आईक्यू और कि किस तरीके से हम उसको गिनते हैं, कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है। नॉर्मल कर्व क्या है, एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जब आप ये अच्छे से देख पा रहे हो, ये क्या है, पैटर्न है, जैसे कि पैटर्न है, और ये आपका 0, 20, 30, 40 सब चीजें क्या है, नंबर्स है। तो यहाँ आपको दिख रहा है उठा हुआ लग रहा हो, ये ऐसा दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है ना, वो ऐसे लोग होते हैं जो इंटेलिजेंस में कम है, आईक्यू उनका कम है, और ये है पूरा एवरेज। तो यहाँ पर जो उठा हुआ है इसलिए क्योंकि एवरेज होता है, जो ज्यादा पॉपुलेशन में रहता है इसलिए ज्यादा उठा हुआ है, इसका यही कारण है। और दोनों कम है, और ये सिमेट्रिक भी है क्योंकि जहां यहाँ तक अगर ये कम है तो ये भी सिमेट्रिक है एक तरीके से। अब इसमें हम डिटेल में देखते हैं क्या सारी चीजें है। तो नॉर्मल कर्व हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जो आईक्यू जो होता है वो एक बेल शेप्ड कर्व में बन जाता है, इसी को कहते हैं नॉर्मल कर्व। इसका जो मीन है, इसका जो एवरेज है वो 100 है, और मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होता है इसका आईक्यू 100 ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्या होता है, पॉपुलेशन की आपको याद रखना पड़ेगा, ये दो रखना ही और ये भी याद रखना है, ठीक है। इसको तो आपको याद रखना है, इसको हम अभी वीडियो बताएं ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जिसका 130 एबव है उसको वेरी सुपीरियर कहते हैं, इसका इतना पॉपुलेशन है, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है। अब इसमें दो व्यक्ति होते हैं, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड क्या होता है, जिसका 130 से ज्यादा है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड क्या है, जिसका 70 से कम है। उसमें आपको दोनों में डिफरेंस क्या है, उनमें कॉग्निटिव, इमोशनल, मोटिवेशन तीनों के तीनों अलग अलग होंगे, ठीक है। अब वेरिएशन होते हैं इंटेलिजेंस में, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी में आपको क्या दिखेगा, एग्जांपल हम दिए हुए हैं कि अमेरिकन एसोसिएशन मेंटल डिफिशिएंसी में बताया गया है कि हम किस तरह को डिफाइन करते हैं, SSGIF करके आप इसको याद कर सकते हैं, सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अडैप्ट नहीं कर पाएंगे डेवलपमेंट पीरियड में। डिफिनेशन में 3 तरीके से हम डिवाइड किया, जो हमने बात किया ना कि पहले तो हमने बात किया कि सब एवरेज इंटेलेक्चुअल होगा, तो वही चीजें इसमें आ रही हैं। फिर ठीक है, दूसरा में अडेप्टिव बिहेवियर वाला आ रहा है, तीसरा में डेवलपमेंट 0 to 18 years ऑफ एज आ रहा है। तो ये चीज आपको, जो आप अगर ये याद कर लेंगे तो ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल कैटेगराइज भी करते हैं 4 चीजों में, अगर वो उनका इंटेलेक्चुअली डिफिशिएंसी है तो उसमें 4 चीजों में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। माइल्ड 55 से 70, मॉडरेट 35 से 40 और 50 से 55। आपको याद करने वाला एक जो हमने बताया था वो भी हमने डिटेल वीडियो में बताया है कि 55 से 70 कैसे याद रखें, 35 से 40, 50 से 55, इसका 5 कम कर देंगे, और 20 से 25 और इसी को सिंपल से इसी को उतार देंगे, और 20 से 25 इसी को हम सेम कर देंगे बट बिलो कर देंगे। तो ये चीज इसमें बात की गई। इसमें ये बताया कि माइल्ड जो होता है इसको हम, वो व्यक्ति कुछ कुछ अपना कंट्रोल कर सकता है, अपने इमोशंस को, अपना कुछ कुछ मतलब वो परफॉर्म शादी मतलब उसको कर सकता है एक तरीके से। ये भी बताया कि वो इंडिपेंडेंट होल्ड जॉब्स एंड फैमिलीज कर सकता है। मॉडरेट को उतना इजी नहीं होता है। सीवियर और परफॉर्म को तो बिल्कुल भी, मतलब उनको अकेले सेल्फ केयर का बहुत सेल्फ नहीं कर पाता है, और उसको ट्रेन किया जाता है बट वो उतना नहीं कर पाता, उसको हमेशा दूसरे के द्वारा केयर ही करवाया जाता है क्योंकि वो खुद ही अपना ख्याल नहीं रख सकता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस क्या होता है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी तो उसका उल्टा, मतलब 1995 में एक स्टडी भी हुआ था लुईस टर्मन के द्वारा कि 1500 चिल्ड्रन जिनका आईक्यू 130 था या फिर 100 से ज्यादा था। इसमें 2 चीज के बारे में बताया गया कि वो जो लोग होते हैं पहले तो ऑक्यूपेशनल सक्सेस भी रहते हैं, लाइफ के एडजस्टमेंट भी कर पाते हैं। इसमें 2 वर्ड दिया हुआ है, टैलेंट और गिफ्टेडनेस, दोनों का मतलब बताता है। टैलेंट मतलब जो एक बहुत नैरो टर्म हो सकता है एक पर्सन के पास एक ही ऐसा टैलेंट हो, म्यूजिकल हो सकता है, बट गिफ्टेडनेस का मतलब क्या हो, जो बहुत ब्रॉड हो,
एक ही पर्सन गा भी सकता है, नाच भी सकता है, ठीक है, राइटिंग बहुत अच्छा उसका है, लिखने के भी एक तरीके से एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा है। तो एक ही पर्सन बहुत सारी क्वालिटीज जो होती है वो एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी होता है, सुपीरियर परफॉर्मेंस होता है, वाइड एरियाज में उसको गिफ्टेडनेस कहते हैं। बट टैलेंट होता है एक नैरो टर्म होता है, कुछ चीजों के लिए होता है। अब जो हाईली टैलेंटेड होते हैं उनको हम कभी कभी प्रोडिजीज भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। अब टीचर्स के द्वारा बताया गया, साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट किया टीचर्स के द्वारा कि टीचर्स ने गिफ्टेडनेस को कैसे डिफाइन किया। उन्होंने बताया जो गिफ्टेडनेस होते हैं उनके पास हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट होता है। कैसे याद रखोगे, एच ओ कॉमन रख के ACC याद कर सकते हैं, ठीक है, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट। अब इसे पूरा की पूरा इसी के बारे में दिया हुआ है कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज होती है, वो ब्रिलियंट होते हैं, है ना, वो एडवांस लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, हाई स्पीड रहता है, एडवांस लेवल ऑरिजिनल क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं। ये सारी चीजें जो उन्हीं के बारे में एक तरीके से दिया गया है, ठीक है। यू हैव टू नॉट लाइक ईच वर्ड आपको सेम टू सेम याद करना, आप पढ़ लेना है, सम पॉइंट्स यू कैन भी आल्सो गिव अगर क्वेश्चन इसमें आता है तो। परफॉर्मेंस और इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, वो जब हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं इंटेलिजेंस पे, तो यही सिर्फ और परफॉर्मेंस ही नहीं होता, इसमें पता लग सकता है कि वो गिफ्टेड है कि नहीं। बहुत सारे और भी सोर्सेस है, जैसे कि टीचर का जजमेंट, टीचर क्या कहते हैं उसके बारे में, स्कूल में उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, रेटिंग्स क्या क्या है, तो वो सारी चीजें भी होती हैं, सोर्सेस हैं जिससे पता चल सकता है कि वो गिफ्टेड है कि नहीं। सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं पता चल सकता है, समझ में आया। अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। 3 तरीके से इसको हम डिवाइड करते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन पे, एक हम नेचर ऑफ आइटम्स यूज पे, और एक हमारा कल्चर पे, ठीक है। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन में तो उसमें इंडिविजुअल ग्रुप पे बात करते हैं। इंडिविजुअल में क्या क्या होता है कि एक एक क्वेश्चन एक तरीके से वहां पर अच्छे से रिपोर्ट करते हैं, वहां पर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से हो जाता है, क्योंकि इसमें समय होता है। बट जब हम बात करते हैं ग्रुप टेस्ट में MCQ वाला ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये चीज हुआ। वर्बल नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट जो होता है वो नेचर ऑफ आइटम यूज का होता है। वर्बल क्या होता है, इसमें जो पढ़ा लिखा होता है वही कर पाता है, नॉन वर्बल पढ़ा लिखा ना भी तो वो भी कर सकता है, बिकॉज पैटर्न RPM इज एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल। परफॉर्मेंस टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि कोई बात है तुम परफॉर्म किस तरीके से अपना कर पाते हो, तो वो परफॉर्मेंस टेस्ट एक तरीके से आ जाता है। ये RPM वाला टेस्ट है, किस तरीके में क्या बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा, क्योंकि सिमिलर पैटर्न्स में है। परफॉर्मेंस में ये ब्लॉक डिजाइन वाला जो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। कल्चर फेयर, कल्चर वाइज क्या है कि हो सकता है कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कल्चरली सही होते हैं, लैंग्वेज का कोई नहीं होता है, बट कुछ को ऐसे जो कल्चर बाइज हो जाए। जैसे कि एग्जांपल है कि अमेरिका में जाएंगे वहाँ ज्यादा अर्बन है, अफ्रीका में जाएंगे ज्यादा जो ऐसा इलाका है जो बहुत गांव वाला है, तो वहां पर उनको नहीं पता होगा कि मोबाइल क्या होता है, ये सब चीजें क्या होता है। अगर हम वो पूछे उनके हिसाब से वो ऐसी चीज पूछे तो वो तो कल्चर बाइज होगा। तो हम साइकोलॉजी बोलते हैं कि वो ज्यादातर यही चाहते हैं कि कल्चर फेयर ही हो, ताकि वो अपना टेस्ट कर पाए, समझ में आया। अब ये कुछ मिसयूजेस है इंटेलिजेंट टेस्ट का, बट इंटेलिजेंट टेस्ट का मिसयूज भी होता है। हाँ, इसमें क्या हो जाता है ना, कभी कभी वैसे तो इंटेलिजेंट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग गाइडेंस सेल्फ एनालिसिस के लिए, बट कभी कभी इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली भी कभी कभी मिसयूज हो जाता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो पुअर परफॉर्मेंस करता है, तो एक उसमें स्टिग्मा अटैच हो जाता है कि अरे हमने किया, उसके फादर मदर भी उनको ज्यादा अहमियत नहीं देते, चाहे स्कूल में हो या फिर घर पे हो। तो ये चीजें मिडिल क्लास में क्या होता है, मिडिल क्लास में वो कर पाएगा, IQ वगैरह जो कर पाएगा, उसको न्यूट्रिशन होता है, सब चीजें होती है। बट जो बहुत बैग जो उसका बहुत एक डिसएडवांटेज सेक्शन से अगर होगा तो वो नहीं कर पाएगा, उसके पास उतना उसके ऊपर सोशल क्रिएटिविटी सब चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उसका उतना क्वालिटीज नहीं है। उसके अंदर इसलिए क्वालिटीज नहीं बिकॉज कोई इसने किसने उसको दिया नहीं, रिसोर्सेस नहीं उसके पास। पहले तो मेन बात यही करते हैं, ठीक है। अब इंटेलिजेंट टेस्ट में कैप्चर नहीं करता है क्रिएटिविटी, तो इसमें ये भी चीज है। तो ये सारी चीजें इसके मिसयूज आ जाते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट का। तो क्या करते हैं यहाँ, तो यहाँ पर है इंटेलिजेंट टेस्टिंग इन इंडिया पे। तो अगर इंडिया में हम टेस्ट करें तो इंडिया में टेस्ट कैसे, तो ऐसा मोशिंग जो है, ठीक है, वो एक अटेम्प्ट करते हैं हिंदी में लाने के लिए, कंसल्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी मतलब इंटेलिजेंट टेस्ट इंडिया में हो रहा है। फिर CH राइस है, उर्दू पंजाबी उन्होंने किया था। फिर हमारा लोडीज है जो बंगाली में बायलट के टेस्ट करते हैं। फिर RPM बेस, अलेक्जेंडर पैसेवोक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर डिजाइन लॉग हैंडबुक 103 टेस्ट में बात आया। NLPT क्या होता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजिकल टेस्ट, NCERT में एक तरीके से चीजें हैं, ठीक है। ये ऐसी चीजें होती हैं। यहाँ पर भाटिया के बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट के क्वाइट पॉपुलर भी बताया गया है। तो ये इंटेलिजेंट टेस्ट इन इंडिया भी इस तरीके से हमको बताया कि ये टेस्ट है इंडिया में एक तरीके से हुआ है, किसने किसने किया है। तो नाम है, हमको नाम भी याद रखना है, ऐसे मोशिंग है, CH राइस है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा रोबीज भी है, यहाँ पर अलेक्जेंडर पैसेवोक्स, बहुत अदर टेस्ट भी है, लॉन्ग मेहता है, ये सब लोग हैं, ठीक है।
अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादातर अगर बात करें बोर्ड्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर हम बात करें सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वर्बल टेस्ट, वर्बल परफॉर्मेंस दोनों में कौन कौन सा, ये भी पूछ सकता है। इसका नाम जो है वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे, जो हमने डिटेल वीडियो में बात किया था, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कल्चर इंटेलिजेंस के बारे में। तो यहाँ ज्यादा यही पता है कि कल्चर क्या होता है। तो कल्चर का डेफिनेशन है कि कलेक्टिव सिस्टम होता है कस्टम का, बिलीफ का, एटीट्यूड का, अचीवमेंट का, आर्ट या लिटरेचर में। यहाँ पर वाइगोटस्काई ने बताया था कि रशियन साइकोलॉजिस्ट ने बताया था कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पर हम रहते हैं, बढ़ते हैं, लिव, ग्रो, अंडरस्टैंड करते हैं पूरी दुनिया को। जहाँ पर लेस टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, वहां पर हम ज्यादा फोकस करते हैं इंडिविजुअल पे, बट जहाँ पर लेस टेक्नोलॉजिकल है, जो गांव एक तरीके से इलाका का, वहां पर हम ग्रुप का एक तरीके से ज्यादा देखते हैं, ठीक है। स्टर्न ये भी नोशन था कॉन्टेक्चुअल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को, जो हमने और भी अभी अभी तुरंत ही हमने बात किया था थोड़े समय पहले। तो इसका भी यही कहना था वाइगोटस्काई का कल्चर के बारे में कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जो छोटे छोटे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो हम सुनते हैं, क्राइम का, अटेंडिंग, सेंसिटिविटी, स्मेल्स, ये सब चीजें भी तो इसमें हमको आती हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटी में क्या होता है कि यहाँ पर हम स्पीड, मिनिमल मूव्स, मेंटल मैनिपुलेशन अमंग चिल्ड्रन को सिखाते हैं। टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस में हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस पे सब चीजें होती है, बट एशिया अफ्रीका में ऐसी चीजें नहीं होती। इसलिए फिर में हम ग्रुप में सोचते हैं, कलेक्टिविस्टिक ज्यादा हम सोचते हैं, और यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। अगर हम इंडियन ट्रेडिशन में देखें तो यहाँ पर इंटीग्रल इंटेलिजेंस कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, जो कि जेपी दास के द्वारा दिया गया था, जहां पर आपको कॉग्निटिव, नॉन कॉग्निटिव दोनों देखने को मिलेगा। जैसे कि कुछ स्किल होते हैं, मेंटल एफर्ट, डिटरमाइंड एक्शन, फीलिंग्स, ओपिनियंस, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस में से नॉलेज, डिस्क्रिमिनेशन, दोनों सब चीजें होती है, सब चीजें, ठीक है। तो बुद्धि बहुत ब्रॉड टर्म एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर कॉग्निटिव में कौन कौन एक तरीके से था कॉम्पोनेंट में, तो कॉग्निटिव कैपेसिटी, सोशल, इमोशनल कॉम्पिटेंस, ठीक है, और सर एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंस, ये भी आपको याद रखना है, CSEE या फिर SCE करके आप याद रख सकते हो कि ये भी क्या है एक तरीके से इंटेलिजेंट इंडियन ट्रेडिशन के बारे में, कॉम्पिटेंसीज के बारे में है। अगर हम कॉग्निटिव पैरामीटर्स पे देखें, उस पे तौले तो, ठीक है। इमोशन इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशन इंटेलिजेंस सिंपल से बात है, हैज बीन गिवन बाय सैलोवे एंड मेयर। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, सैलोवे एंड मेयर के द्वारा दिया गया है। अब ये इमोशन इंटेलिजेंस क्या, एक सेट ऑफ स्किल होता है जहां पर हम एक्यूरेट अप्रेजल करते हैं, रेगुलेशन इमोशंस करते हैं। जिनका गुड IQ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सक्सेसफुल लाइफ में, क्योंकि हो सकता है उनमें EQ ज्यादा अच्छा ना हो तो वो सक्सेसफुल कैसे ही होंगे। सैलोवे एंड मेयर ने डेफिनेशन दिया था कि एक इमोशन इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है मॉनिटर करने का अपना खुद का या दूसरे के इमोशंस का, और डिस्क्रिमिनेट भी कर पाते हैं उसको हम। इमोशन क्वेश्चन क्या होता है कि हम एक जैसे IQ होता है वैसे EQ भी होता है, बट EQ इमोशन को एक्सप्रेस करता है, IQ इंटेलिजेंस को एक्सप्रेस करता है। आई होप यू हैव गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर इमोशन इंटेलिजेंस के बारे में एक वर्ड जहाँ पे इंक्रीजिंग अटेंशन एजुकेटर, अब एजुकेटर इमोशन इंटेलिजेंस के बारे में बात करने वाले हैं। स्कूल में भी प्रोग्राम्स होने लगे इस सब चीजों के बारे में। पहले ये सब चीजें नहीं मानी जाती कि भाई इमोशन इंटेलिजेंस कुछ नहीं, सिर्फ इंटेलिजेंस ही ज्यादा फोकस होता है, बट अब सब चीजें समझने लगे हैं। अब स्कूल में प्रोग्राम्स होने लगे हैं किस चीज के लिए, अपने मैनेज करने के लिए, अपने इमोशन कंट्रोल करने के लिए, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। इसमें अब स्पेशल एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, एप्टीट्यूड, नेचर, मेजरमेंट। एप्टीट्यूड के बारे में हमने पहले भी बात की, एप्टीट्यूड क्या है, ठीक है, अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल है, बट यहाँ पे ये भी बताया कि कॉम्बिनेशन है किस चीज का, इंडिविजुअल का, कैपेसिटी का, और साथ ही साथ हमको ये भी देखने को मिलता है कि स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल आफ्टर ट्रेनिंग, मतलब इसमें ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी होता है। अगर एप्टीट्यूड ट्रेनिंग नहीं कर पाओ तो आप आगे उतना नहीं कर पाओगे, और एप्टीट्यूड के कारण हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे तो वो पर्सन आगे कैसे बढ़ पाएगा, ठीक है। इमोशन इंटेलिजेंस का पूरा के पूरा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है कि क्या क्या होता है, वो परसीव कर पाता है लैंग्वेज को, इमोशन को, फीलिंग्स को, एंड अंडरस्टैंड कर पाता है। इन सब चीजें इसमें आपको एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक दिए गई है, ठीक है। अब ये जो चीज इसमें ये बताइए कि किस तरीके, जैसे कि अविनाश है, सबनम है, अमन है, वो सब चीजों का अलग अलग एक बैकग्राउंड है। मतलब अमन मैथ्स, ये तो बात करते हैं अमन के लिए, तो अमन को एक तरीके से मैथ में बहुत अच्छा है, ठीक है। अविनाश बात करते हैं वो लिटरेचर बहुत अच्छा है, सबनम बात करते हैं सिंगिंग बहुत अच्छी है। तो हम देखते हैं पर्सन का अलग एप्टीट्यूड होता है, लेकिन सिर्फ एप्टीट्यूड होने से कुछ नहीं होता, उसका अगर इंटरेस्ट ना हो तो वो कुछ नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट अगर हो और एप्टीट्यूड भी हो तो वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकता है। इंटरेस्ट क्या होता है, प्रेफरेंस, कि वो क्या चाहता है, ठीक है। दोनों बहुत जरूरी होता है। एक पर्सन पोटेंशियलिटी अगर है, पोटेंशियलिटी मतलब क्या होता है, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल जिसका मैकेनिकल एप्टीट्यूड भी है और उसका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट भी है इंजीनियरिंग में, तो अच्छा सक्सेसफुल मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है। एप्टीट्यूड का भी दो तरीके से फॉर्म है,
एक इंडिपेंडेंट है, एक मल्टीपल। इंडिपेंडेंट का मतलब जो स्पेशलाइज होते हैं, मल्टीपल का जनरलाइज होता है। इंडिपेंडेंट में हमने देखा कि इसमें क्या होता है, CNT, हमने इस तरीके से याद किया था कि क्लरिकल एप्टीट्यूड होता है, मैकेनिकल, न्यूमेरिकल और टाइपिंग होता है। मल्टीपल में DAT, GATB, ASVAB है ना। डैट में हमने देखा कि VNA है ना, C। इस तरीके से हमने डिवाइड भी किया था, जो हमने वर्बल, न्यूमेरिकल, एब्स्ट्रैक्ट, क्लरिकल, मैकेनिकल, स्पेस, स्पेलिंग, लैंग्वेज यूसेस, ये चीजें हमने पिछले वीडियो में देखा कि इस कैसे याद करेंगे, वो भी हमने डिटेल वीडियो में बात किया था। तो अगर आपको इसका देखना होगा कि कैसे, तो आप डिटेल वीडियो में देख सकते हो। जे मोझा जो है उन्होंने डेवलप किया था इंडियन एडेप्टेशन ऑफ डैट के बारे में, जो मेजर करते हैं साइंटिफिक, स्कॉलरशिप, लिटरेरी, क्लरिकल, टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर। ठीक है, क्रिएटिविटी क्या होता है, सिंपल से बात करें, क्रिएटिविटी ऐसी चीज है जहाँ पर हम नई चीजों के बारे में बात करते हैं, हम उसका नया सोल्यूशन के बारे में ढूंढते हैं। ठीक है, अगर हम देखें CV रमन के बारे में सोचे, टैगोर, इनमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी था। बट अगर बात करें नॉर्मल पीपल का, क्या नॉर्मल पीपल में क्रिएटिविटी होता है? हाँ, अगर कोई पर्सन है कि जो न्यू फूड आइटम बना रहा है या कुछ कर, उनमें भी क्रिएटिविटी है, बट उनका क्वांटिटी भले उनका अलग हो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा था, बट इसमें हो सकता है कि भले ही वो कम हो, लेकिन इसका मतलब है नहीं कि उनके पास नहीं। आइंस्टाइन जिन्होंने रिलेटिविटी का एक तरीके से दिया था थ्योरी, ठीक है, एक न्यू आइडिया, फैक्ट, थ्योरी, प्रोडक्ट दिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो क्रिएटिविटी का आपको इसमें दिखा है, लेकिन इसमें ये मतलब नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े व्यक्ति हो, छोटे छोटे व्यक्ति भी हो सकते हैं। स्मॉल प्रॉब्लम की जो एक तरीके से उतने ही बड़े महापुरुष ना हो, बट वो भी तो हो, उन्होंने भी तो क्रिएटिविटी है। स्मॉल स्मॉल आर्ट सिस्टम ये बनाना, इस चीजें भी तो बहुत ज्यादा एक तरीके से क्रिएटिविटी का दर्शाता है। रिसर्च में बताया गया, लिटरेचर सजेस्ट करता है कि जो चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें इमेजिनेशन अपने चाइल्डहुड में आ जाती है, लेकिन वो एक्सप्रेस कब करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में, नॉन वर्बल वेज में। जब वो छोटे होते तब कर सकते हैं, बट जब बड़े होते हैं तो लैंग्वेज, इंटेलेक्चुअल फंक्शन में भी वो डेवलप करते हैं, तो उनमें नॉलेज, एजुकेशन, सब चीजें आने लगती है। तो मतलब बचपन से स्टार्ट हो जाता है एक तरीके से क्रिएटिविटी होना। ठीक है, लेकिन वो फिजिकली होता है और नॉन वर्बल तरीके से होता है। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है कि वेरिएशन क्या क्या होते हैं। तो यहाँ बताया गया कि ये एक हेरिडिटरी भी हो सकता है और एनवायरमेंट हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि क्रिएटिविटी दोनों की तरफ में, मतलब इसमें बोला है कि ज्यादातर क्रिएटिविटी दोनों की तरफ में ही होता है। ठीक है, मतलब ये हेरिडिटी से भी इन्फ्लुएंस होता है और एनवायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है, दोनों के दोनों इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, सब चीजें हम किसी के बारे में बात की गई। इसमें ये भी बोला गया कि कोई ऐसा पर्सन, मतलब बहुत कम ही होता है एवरेज पर्सन, जो टाइगोर के लेवल पे, शेक्सपियर के लेवल पे आ जाए। ठीक है, ये बहुत कम ही होता है। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल अपना परफॉर्मेंस को राइज कर सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है कि उनके लेवल में वो जा सके, बिकॉज उनका इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छा होता है, उनका EQ भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन एवरेज पर्सन उतना ज्यादा आगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बढ़ने की ज्यादा चांसेस कि इतना बड़ा नहीं बन सकता है। ठीक है, उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस में क्या अंतर होता है, इसमें पूरा दिया हुआ है कि सुनीता है जो बहुत अच्छी पढ़ने में है, तो उनका इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करते रीता है, जो वो क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग तरीके से ढूंढती रहती है अपनी मदर को मदद करने के लिए। तो यहाँ पर दोनों में हम डिफरेंसेस देख पा रहे हैं। अब यहीं पर टर्मन जो होते हैं 1920 में, वो बात करते हैं कि IQ जो होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका क्रिएटिव हो, मतलब जो IQ उनका ज्यादा होता है, हाई होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका वो क्रिएटिव हो। सेम टाइम में क्रिएटिव आइडियाज भी जो होते हैं, उनका मतलब ये नहीं कि उनके पास बहुत हाई IQ हो। लेकिन अदर रिसर्चर्स कहते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि क्रिएटिविटी सम फील्ड में, अगर उसकी क्रिएटिविटी है, हो सकता है उसमें IQ हो, तभी तो क्रिएटिविटी कुछ कुछ हो पा रहा है, ये चीज में बोला जाता है। ठीक है, तो इतने सारी चीजें हमने देखा। सेम पर्सन फर्स्ट, इसमें ये भी बोला जाता है, कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि सेम पर्सन क्रिएटिव भी हो सकते हैं, इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है ये नहीं कि जो हाई इंटेलिजेंट है तो हाई क्रिएटिव भी हो, ये नहीं होता है। ठीक है, रिसर्चर्स फाउंड किया है कि रिलेशनशिप जो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का होता है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, और उसमें मिनिमम एबिलिटी होता है एक्वायर करने के लिए नॉलेज, क्योंकि देखिए क्रिएटिव है तो उसमें इंटेलिजेंस होगा, तभी तो मिनिमम एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज एंड कैपेसिटी भी हो पाएगा। अगर वो इंटेलिजेंस कुछ ना कुछ नहीं रहेगा, तो कैसे अपना परफॉर्म करेगा, ये चीजें। तो आर्टिस्ट को भी कुछ कुछ चीजें ऑफकोर्स जरूरत होती है अपना क्रिएटिविटी दिखाने के लिए इंटेलिजेंस का। ठीक है, लेकिन इसमें बताया गया कि कोई तो रिलेशन नहीं होता है। क्रिएटिविटी का टेस्ट जो होता है वो एग्जिस्टेंट होता है, बहुत सारे वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको दोनों में अंतर बताया है। क्रिएटिविटी क्या है, जिसमें आप हमें अलग अलग सोच सकते हो, वो है डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट आंसर आप उसमें ढूंढ सकते हो। ठीक है, ये नोबल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, एक तरीके नए सोल्यूशन देते रहता है। इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, वैरायटी ऑफ आइडियाज होता है, आइडिया जो कि
अलग तरीके से होता है, ठीक है, अनरिलेटेड भी होता है, कॉज एंड कंसिक्वेंस देखता है। लेकिन इसका उल्टा अगर देखें इंटेलिजेंस में, यहाँ कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, ठीक है, यहाँ पर हम राइट सोल्यूशन देखते हैं, एक ही सोल्यूशन देखते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, एक्यूरेसी, परसेप्टिव एबिलिटी, क्लियर थिंकिंग, ओरिजिनलिटी और इमेजिनेशन में ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्रिएटिविटी को दिख रहा हो कि कितना अलग है, वहां पर कितना अलग है, यहाँ पर कितना अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको हम समझ रहे हैं। कुछ इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं डेवलप करते हैं टेस्ट भी, जो एक डिफरेंट एरियाज को लेके होता है, लिटरली क्रिएटिविटी भी हो सकता है, साइंटिफिक भी हो सकता है, मैथमेटिकल क्रिएटिविटी, एक टेस्ट लिया जाता है कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जैसे कि गिलफर्ड नाम है, टोरस नाम है, खाटेना नाम है, वॉल्स नाम है, कोगन नाम है, ठीक है, कोगान, पैरामेस, बगर मेहदी, पासी, ये ऐसे टेस्ट होते हैं जो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर का यूज होते हैं मैनुअल में, इंटरप्रिटेशन गाइड में, ये जो होते हैं वो बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग में लगता है इस चीज को करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमारे पूरे के पूरे चैप्टर हमारे कंप्लीट होते हैं। एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं कि पूरे के पूरे हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जाना एट वेरी क्विक टाइम, ठीक है, जितना हो सकता है उतना जल्दी हमने किया है। तो हमने जाना वेरिएशन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, तब हमने देखा कि क्या क्या हमको पढ़ना है। हमने ये देखा इंट्रोडक्शन के बारे में समझा कि क्या सारी चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंट ह्यूमन फंक्शनिंग, किस तरीके से इंडिविजुअल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ह्यूमन फंक्शनिंग में, वो भी हमने जाना, ठीक है। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएबिलिटी क्या होता है, ठीक है, ट्रेड्स क्या क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होती है, सिचुएशनलिज्म क्या है, इसमें डेफिनेशन इसके क्या थी ये हमने देखा। असेसमेंट में साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होता है, असेसमेंट क्या होते हैं, हर इसमें एग्जांपल हम देखा, इनफॉर्मल फॉर्मल हमने देखा, हमने प्रेडिक्ट किस तरीके से किया वो भी हमने देखा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है वो भी हमने समझा, कुछ कुछ डोमेन्स हमने देखा, डोमेन्स में हमने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने समझा था, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल होते हैं, इसमें इंटेलिजेंस 5 चीजें होती है, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, वैल्यूज। असेसमेंट का मेथड कौन कौन होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है, फिर इंटरव्यू होते हैं, केस स्टडी होते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन होते हैं या सेल्फ रिपोर्ट भी होते हैं। तो ये पांच चीजें हमने देखा। इंटेलिजेंस में क्या क्या डेफिनेशन दिया गया था, साइकोलॉजिकल नोशन में कैसे डिफरेंट होता है, क्यों डिफरेंट होता है, फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या बात किया था, अल्फ्रेड बाइनेट हो गए, है ना, वेस्टलर हो गए, गार्डनर वाले हो गए, तो ऐसे लोग थे जिन्होंने बताया था। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, साइकोमेट्रिक और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बारे में देखा। साइकोमेट्रिक थ्योरीज के बारे में हम देखा कि अल्फ्रेड बाइनेट ने क्या कहा, 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, बर्नस्टार्ड, स्पीयरमैन। फिर यहाँ पर थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल हैबिट बाय लुइस थर्नस्टोन। फिर हमारा था लेवल 2 लेवल 1 के बारे में, आर्थर जेनसेन के बारे में, हायरार्की मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जीपी गिलफोर्ड के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। यू हैव टू रिमेंबर दिस। 6 into 5 into 6 क्या होता है, यहाँ पर इसमें 6 थे, इसमें 5 थे, इसमें 6 थे, अगर गिनोगे तो ये मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्नेट के द्वारा दिया कि लिंग्विस्टिक होते हैं, लॉजिकल, स्पेशियल, म्यूजिकल, बॉडी किनेस्थेटिक, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, ये सब चीजें, ठीक है। ट्रैकी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इन 1985 जिन्होंने कॉम्बिनेशियल, एक्सपीरियंशियल एंड एज वेल एज कॉन्टेक्चुअल के बारे में बात किया। अब पास मॉडल के बारे में देखा, पास मॉडल में क्या होता है, PASS, बट इसमें हम सबसे पहले बोलते हैं A मतलब अरोजली अटेंशन, फिर SS मतलब साइमल्टेनियस सक्सेसिव, और फिर हमारा P मतलब प्लानिंग। अब यहाँ पर CAS के बारे में बात हुआ था, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम गिवन बाय, इनका नाम भी आपको याद रखना है, JP दास, जैक लेवी एंड किर्बी। बट यहाँ पर 2 ही व्यक्ति जिन्होंने दिया था, 2 व्यक्ति का भी नाम आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। दास नेगलर ने दिया था, ठीक है, किर्बी ने नहीं दिया था, ठीक है। तो 5 to 18 years ऑफ एज में दिया था। फिर इंडिविजुअल डिफरेंस में हम देखा कि एक नेचर और नर्चर का था, 2 स्टडी किया था हमने, ट्विंस के बारे में और अडॉप्टेड स्टूडेंट के बारे में, ठीक है। फिर हमने कंक्लूजन में ये देखा कि ये इंटेलिजेंस जो होते हैं वो दोनों के एक तरीके से होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, नर्चर के भी, नेचर के भी। इंटेलिजेंस के असेसमेंट के 1905 में, 1908 में, 1912 में, तो ये चीजें के बारे में हमने डिस्कस किया पूरा की पूरा। नॉर्मल कर्व क्या होता है, उठा हुआ, क्योंकि यहाँ एवरेज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, कोई भी हद तक आपको अच्छे से याद रखने होंगे। इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी क्या होते हैं, सब चीजें के बारे में बात किया। इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस स्टडी भी हुआ था, इसमें टैलेंट और गिफ्टेडनेस के बारे में बात किया, टीचर्स ने कैसे एक्सप्लेन किया, प्रोडिजीज किसको कहते हैं। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट हमने देखा, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस में इंडिविजुअल ग्रुप टेस्ट, फिर वर्बल नॉन परफॉर्मेंस टेस्ट हमने देखा, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस इसमें कल्चर, फेयर कल्चर बाइस, कुछ मिसयूजेस भी होती हैं। फिर हमने देखा कि इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिया में किस तरीके कौन कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है CUT के पर्पज से,
ठीक है, कल्चरल इंटेलिजेंस के बारे में हमने फोकस किया, कुछ कुछ टर्नबुक का द्वारा, फिर वाइगोत्स्काई का भी था। इंडियन ट्रेडिशन में हम कैसे बोलते हैं, इंट्रीगल बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं, 4 चीजें के बारे में हमने देखा है ना, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, एंटरप्रेन्योर, इमोशन इंटेलिजेंस के बारे में हमने फोकस किया, इमोशन इंटेलिजेंस क्या होता है वो भी हमने चीज देखा। ठीक है, स्पेशल एबिलिटीज के बारे में देखा, एटीट्यूड के बारे में देखा, इंटरेस्ट के बारे में देखा, क्रिएटिविटी के बारे में हमने देखा। फिर हमने क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस के बारे में दोनों के बारे में देखा, टर्म का स्टडी था वो भी देखा। ठीक है, फिर हम टेस्ट के बारे में देखा। ठीक है, दोनों एग्जाम सुनीता रीता के बारे में देखा। तो ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस। तो हमारा पूरा के पूरा चैप्टर 50 मिनट्स में कंप्लीट होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, सी यू अगेन।